तो आज हम पढ़ लेते हैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो इसमें सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि हम सबको पता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एक निष्कर्ष जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा गया है। ठीक है, सारी जो भी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो भी आपसी सहमति से इंडियन ने जो जिस पे बात करना चाहा, उस एक्ट को हम कहते हैं 1935 वाला एक्ट, जिसमें सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि आप ऑल इंडियन फेडरेशन जो है वो की स्थापना की जाए, जिसमें 60% जो ब्रिटिश प्रोविंस था और जो 40% जो प्रोविंस एरिया था। तो इसमें क्या था कि प्रिंसली स्टेट नहीं चाहता था कि उनका जो इंटरनल मैटर है वो भी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। इसीलिए क्या होता था कि उन्होंने ये बनाने से ही मना कर दिया। ऑल इंडियन फेडरेशन की स्थापना होने से पहले ही ख़त्म हो गई। इसीलिए इसकी कोई यहाँ पे कोई बात नहीं की जाती है कि ऑल इंडियन फेडरेशन जो है वो ये एक प्रोविजंस था कि आप जो है दोनों मिल जाइए, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर आपकी सेंटर देख लेगी। पर प्रिंसली स्टेट उस समय मानी नहीं थी, इसलिए ये फेडरेशन काम में ही नहीं आया। दूसरा प्रोविज़न ये था कि जैसे कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया था पिछले एक्ट में, आपने देखा होगा 1919 वाले एक्ट में, जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंस में हुआ था। अब यहाँ पे सेंटर में भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें वो 3 लिस्टें थी, जिसमें फेडरल है, उसके बाद आपकी प्रोविंस है, फिर कनकरेंट है। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। फेडरल जो हो गया वो जो सेंटर में आ गया है ना, और प्रोविंस हो गया कि जो इंडियन मिनिस्टर को मिला था, कनकरेंट में दोनों है ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको किस तरह से हम बात कर रहे हैं पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद आती है रेजिडुअल पावर्स, जो कि गवर्नर के पास ही थी। रेजिडुअल पावर आपको समझ में आता है कि इसकी एक्स्ट्रा पावर्स, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स इसमें नहीं हैं, जो मेन जो मुद्दे हैं वो रेजिडुअल पावर्स होती हैं, जो कि सिर्फ गवर्नर के पास ही होती थी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे टोटली ट्रांसफ़र कर दी गई। अब हम सब समझ रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पावर की सेंटर और प्रोविंस में, पर जो सेंटर था वो अभी भी किसके पास था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। इसीलिए ये फेडरेशन है वो अस्तित्व में ही नहीं आया। पर हम देखते हैं इस एक्ट के थ्रू हमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो पूरी तरीके से हमें ट्रांसफ़र कर दी गई, मतलब कि इंडियंस को मिल गई, कि रिज़र्व भी मिल गई जिसमें सिर्फ इंडियन मिनिस्टर काम कर रहे थे, और ट्रांसफ़र जिसमें ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे। अब ट्रांसफ़र भी हमारे हाथ में थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो पूर्ण रूप से किस एक्ट के माध्यम से मिलती है? तो 1935 वाले एक्ट में हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। अबॉलिश डायरकी सिस्टम इन प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस इन द सेंटर। ऑब्वियसली जो डायरकी सिस्टम लाया गया था कि आप प्रोविंस में काम करिए, पहले आपको पावर प्रोविंस में मिलेगी, सेंटर में नहीं। तो अब ये पूरी तरीके से अबॉलिश हो गया था, क्योंकि पूरा ही कारोबार जो था वो लैंडलॉर्ड्स के अंदर था, और यही जो ट्रांसफ़र और रिज़र्व को संभाल रहे थे। उसके बाद प्रोविंस में बाईकैमरल सिस्टम शुरू हुआ। हम सब जानते हैं कि सेंटर में लोकसभा राज्यसभा पिछले एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, जैसे कि हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। पर अब जो है प्रोविंस में भी 2 प्रकार की जो लेजिस्लेचर होती है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि लेजिस्लेचर काउंसिल और असेंबली। हम सबको पता है इसमें MLAs बैठते हैं। आज भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इसमें से ही लिया गया है, 1935 वाले एक्ट से लिया गया है। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सिस्टम सर्विस कमीशन है, फेडरल कोर्ट हो गया, RBI की स्थापना हो गई। ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी UPSC का एग्ज़ाम होता है, फेडरल को यूनियन से रिप्लेस कर दिया, और यही हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से ही निकाला गया है। RBI की स्थापना होती है 1935 में। 1935 में सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट किया गया था, पहले तो बन गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेडरल कोर्ट की स्थापना हो रही है, और हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट था। और उसके बाद पहले तो कलकत्ता में इन्होंने बनाया था, फिर दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद वर्मा सेपरेट हो जाता है इंडिया से 1937 में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो इंडिया पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। इन्होंने क्या किया, अब ध्यान दे नहीं सकते हैं, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई, जिसकी वजह से इंडिया 2 धड़ों में बढ़ गया, एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान तब तक नहीं था। उसके बाद बांग्लादेश ही जो था वो बंगाल वाला एरिया था,
और इस तरह से जो है बर्मा देख सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद हमारा प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1935 में। इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल इलेक्शंस। वी ऑल नो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे मिली थी, तो इलेक्शंस भी तो होने थे। इलेक्शन होने की वजह से यहाँ पे 8 सीटें जो कांग्रेस की थी और 3 अदर्स की थी। और इसमें क्या हुआ था कि जब इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये चाहते थे कि इंडियन आर्मी वहाँ जाके लड़े, और हम इंडियंस नहीं चाहते थे कि वहाँ जाए। और इसकी वजह से जो प्रोविंशियल में जो जीती हुई थी 8 कांग्रेस के जो सदस्य थे, जो सीटें थी, है ना, तो वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सो दैट कि हमारे इंडियन आर्मी वहाँ ना जाए, क्योंकि क्या काम है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो उनकी लड़ाई है, वो खुद लड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो बाइकआउट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी ना जाए, इसीलिए वो रिज़ाइन कर दिए। और उनको अपना अस्तित्व भी तो बचाना था ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने क्या किया कि इनको कहा कि आप रिज़ाइन मत करो, आप यहाँ पे रूल करो अच्छे से, ऑटोनॉमी को अच्छे से रन करो, हम आपकी इंडियन आर्मी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये बिना पूछे भी ले जा रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जिसमें हमें जो लिस्टों के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद पावर्स क्या होती हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है, और जैसे लेजिस्लेचर का होना, बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जैसे देख रहे हैं ना आप किस तरह से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमारी जो पावर्स थी वो डिसेंट्रलाइज की, परंतु इसके साथ ही उन्होंने हमें हिंदू और मुस्लिमों में बांटना चाहा, जो कि आज तक हम हिंदू और मुस्लिमों में बटे हुए हैं, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट देते हुए, और साथ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसका विचार रखा था 92 में। दूसरी बार जो इसकी बात हुई तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी, इंडियंस के द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास किया गया। ठीक, 1934 में एम.एन. रॉय ने इसको इंडिविजुअली डिमांड करी, पर एम.एन. रॉय कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे या कोई बड़े लीडर नहीं थे, इसीलिए उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए तो चाहिए। तो 1940 में अगस्त रेजोल्यूशन आया, ब्रिटिशर ने कांग्रेस की डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी। अगस्त रेजोल्यूशन या अगस्त ऑफर भी इसे कहते हैं। उसके बाद 1942 में अगर देखें तो क्रिप्स मिशन जो था उसका गठन किया गया, जिसमें स्टाफर्ड क्रिप्स था जिसका नाम, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने को निर्माण में आने वाले बैरियर्स को सॉल्व करना, बट ये फेल हो गया था। इनको बस ये कागज पत्रों में ही था, एक्चुअल में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। और इसको गांधी जी ने क्या कहा, क्रिप्स मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहाँ लेके जाती है हमें। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इन्होंने क्या किया, एक 3 मेंबर्स आए, जैसे कि अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, और इन तीनों ने एक मतलब कैबिनेट थी ये, क्योंकि इंडियन मिनिस्ट्री में जो भी वो आते थे सदस्य, वो कैबिनेट मिशन के तहत इनको इंट्रोड्यूस किया गया। 3 मेंबर्स थे और इन्होंने ही कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया। 389 मेंबर्स इसमें इतने हमें मतलब मेंबर्स यहाँ पे रखे गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, क्योंकि उस समय हमारा देश 2 धड़ों में नहीं बटा हुआ था, इसलिए उन्होंने एक मतलब कि एक टोटल कहा जाए कि सभी मेंबर्स इसमें आए। 389 मेंबर्स थे। तो अब कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या ऐसे मेन पॉइंट्स थे, क्या क्या उन्होंने डिवाइड किए। अब कैबिनेट मिशन प्लान को देखें तो इसमें उन्होंने कहा कि 389 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो उन्होंने 389 को किस तरह से बांटा हम देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 भागों में बांटा, जैसे कि
हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस में अगर हम देखें 60% तो एरिया जो था वो ब्रिटिश प्रोविंस का था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स भी थी उसमें 40, ठीक है, 40% प्रिंसली स्टेट्स थी। उसके अलावा हमारे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थे जिसमें, ठीक है। तो ये सारे अदर्स में आ जाते हैं, और इसके अलावा जो प्रिंसली और ब्रिटिश ये मेन प्रोविंस थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से उन्होंने नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू करी। धीरे धीरे उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इन्होंने अपनी कितने मेंबर्स होंगे, किस तरह से डिवाइडेशन होगी, वो उन्होंने करी अपने हिसाब से। और इसमें तब तक हमारा पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, और इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे जो कि अभी वो डिफरेंट होंगे। उनकी एंटरिम गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको, एंटरिम सरकार जो बनी थी वो इसी प्लान के तहत बनी थी। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस के जो मेंबर्स थे वो 292 थे, 292 मेंबर्स थे, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इनकी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, और इसमें तीन कैटेगरी बनाई गई वोटर्स की, जैसे कि हिंदू तो मेन थे, राइट, मुस्लिम, सिख और अदर्स, 3 इसमें कैटेगरी बनाई गई। ये तो उनकी अपनी चाल थी, ठीक है ना, डिवाइड करो और रूल करते चले जाओ। डिवाइड करने की वजह से वो कितने साल और रूल कर गए, तो ये हमें समझना होगा। ईच 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन पर 1 रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में लिया जाएगा। मतलब अब ये किस तरह से मेंबर्स को बांटा गया अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी भी जगह का, और उसमें 10 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए। 10 लाख की पॉपुलेशन, अगर एक एरिया की 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसमें एक मेंबर खड़ा होगा किसमें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, एज एन MP, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये डिसाइड करा कि किस तरह से ये 292 मेंबर्स थे, तो किस तरह से खड़े हुए थे, कौन से एरियाज़ में कितने मेंबर्स। आगे हम देखें तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जुलाई और अगस्त में 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन करवाए गए। अब जो ये बंटवारा हो गया था कि आपने इतने ब्रिटिश से हैं, इतने प्रिंसली स्टेट से हैं, इतने चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हैं, तो अब इनको क्या है, इनके इलेक्शन भी तो होंगे, सीटें इनकी हो गई, डिवाइड हो गई, इनके एरियाज़ डिवाइड हो गए, किस तरह से मेंबर रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे, इलेक्ट होंगे, है ना। तो ये बता दिया गया। फिर जब अब ये सब डिसाइड हो गया, डिसीज़न हो गया, अब इन लोग क्या करेंगे कि अब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। कैबिनेट इस प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जुलाई और अगस्त के 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन करवाए गए। हालांकि इसके पहले भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब भी कांग्रेस के इलेक्शन करवाए थे, और इसमें 8 जगह पे हमारी कांग्रेस ही विन करी थी, और कुछ ही सीटें जो थी वो अदर्स की थी। तो कहने का मतलब है कि उस समय कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक प्रॉपर वे से, एक चार्टफुली, एक अच्छे से क्या किया गया, यहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए। अब इसमें ये देखो किस तरह से अलग अलग लोगों ने इलेक्शन लड़े, जगह जगह पे जाके लड़े, है ना। तो यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो 2000 बोल रही हूँ, 208 मेंबर्स लेके आई, ठीक है। 208 मेंबर जो है वो कांग्रेस के इलेक्ट हुए। मुस्लिम लीग के 73 थे, और अदर पार्टीज़ भी वहाँ पे डेवलप होने लगी थी। जैसे स्वतंत्रता स्ट्रगल जो था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो इन्हेंस हुआ, और धीरे धीरे उसमें बहुत सारी पार्टीज़ का निर्माण हुआ, और उसमें से ये ऐसे 15% जो पार्टीज़ थी वो विन हुई थी उस टाइम पे 1946 में। तो देख सकते हैं किस तरह से इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन की वजह से कांग्रेस देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सीटों के साथ वो आती है। अब यहाँ पे देखने लायक बात होगी कि ये तो हमने देख लिया कि ब्रिटिश में, मतलब कि कांग्रेस में कितनी सीटें आई हैं, मुस्लिम लीग में कितनी आई हैं, अदर पार्टीज़ में कितनी आई हैं। फिर मैक्सिमम मेंबर्स देखें जीत कर जो आए थे, और जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंस के देखें तो ब्रिटिश प्रोविंस में 55 जो लोग थे जो जीत के आए थे, और वो मैक्सिमम थे यूपी के। तो देख सकते हैं यूपी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, है ना। और प्रिंसली स्टेट्स में जो थी
मैसूर हो गया, मैसूर 7, ठीक है। तो 7 सीट्स इनके यहाँ से भी आई थी। तो देख सकते हैं किस तरह से ये जो 389 जो मेंबर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे कि इतने लोग होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बराबर बंटवारा हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, जैसे कि एंग्लो इंडियंस हो गए, ट्राइब्स हो गए, हिंदू महासभा हो गई, माहवारी, पारसी, इन सब ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रतिनिधित्व किया। मतलब कि इनके जो हेड हुआ करते थे कौन कौन से, जैसे एंग्लो इंडियंस के फ्रैंक एंथनी, जयपाल सिंह थे ट्राइबल के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे हिंदू महासभा के थे, डीपी केतन जो थे वो मारवाड़ी थे, महावारी कह रही हूँ, मारवाड़ी, ठीक है। एचपी मोदी जो थे पारसी के थे। और यहाँ पे 15% नहीं 15 वुमेन मेंबर्स जो थी वो 15 थी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे या नहीं, तो नहीं थे ऑब्वियसली। गांधी जी वाज लाइक अ लीडर, ओके, कांट। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये यहाँ पे इलेक्शंस, मान लो कि मेंबर्स डिवाइड होते हैं और धीरे धीरे इनके 3 भागों में इनको डिवाइड करा गया। 2 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस में थे और इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ और धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्शंस भी हुए। इलेक्शंस में कांग्रेस जीती, हम सबको पता है। और उसके बाद मुस्लिम लीग भी सेकंड नंबर पे आती है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं हम देखते हैं किस तरह से ये जीतती हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इलेक्शंस हो गए, सीटें का बंटवारा हो गया, इलेक्शंस हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तहत, इसी कैबिनेट के तहत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए या उसको रन अप करने के लिए अचानक तो नहीं हो जाएगा सब कुछ। अब सब में भी, इसमें भी क्या चाहिए हमें, बढ़िया से एक प्लानिंग चाहिए, बढ़िया से एक ड्राफ्ट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो हमारी बन चुकी थी और इसमें हमें इलेक्शन लड़के और ये सब करके तो ठीक है जीत गए, पर अब बनाने की बारी थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी थी। अब यहाँ पे कांग्रेस क्या करती थी, सेशन लेती थी और 1946 में ही ये इसकी शुरुआत हो गई थी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, जिसमें ये बिल था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। तो इसमें क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि हमें ये चाहिए, हमें ये वाले प्रोविजंस चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने ये किए। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे मतलब चेंजेस होते चले गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने मिशन प्लान के तहत, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने, अब यहाँ पे बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई सो दैट टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी कमेटीज़ का निर्माण किया गया, जैसे कि टेम्प्रेरी चेयरमैन देख लो, सच्चिदानंद सिन्हा थे। परमानेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी चेयरमैन मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव थे, कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसमें अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनाने, मतलब इलेक्शन तो हो गए थे, जीत गए थे लोग। अब इसमें क्या था कि टोटल कमिटीज़ कितनी बनाई गई, टोटल कमिटीज़ थी 22, उसमें से कुछ कमिटीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं 9 के आसपास। तो मैक्सिमम अगर हम देखें जो प्रोविंस में काम कर रहे थे मेन तरीके से, तो वो थे हमारे पटेल साहब, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सेंटर में जो काम कर रहे थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कमिटीज़ बनाई गई 22 कमिटीज़ थी, और इसमें पहली कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पावर कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, बहुत सारी कमेटीज़ थी। तो हम मिलते हैं।